जनाब आज है 24 सितंबर और जैनब और हसन, ये दो स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि अभी तक एब्सेंट है, तो इनके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलें जनाब स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट नंबर 2। करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट नंबर 2 में आपके सामने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आप देखें तो एक तो रेजिस्टर लगा हुआ है, दैट इज 120 ओम रेजिस्टर। लेकिन इस 120 ओम रेजिस्टर के अलावा ये एक वायर है और इस वायर को थोड़ा सा डिजाइन में बनाया हुआ है। तो याद रखिएगा बेटा, वायर दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग वायर। तो ये जितने भी कनेक्टिंग वायर हैं, कनेक्टिंग वायर का मतलब हम ले सकते हैं ये वाले जो तार है, दीज आर कनेक्टिंग वायर। तो कनेक्टिंग वायर की जो रेजिस्टेंस होती है, इट इज कंसीडर्ड जीरो। कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस को हम कंसीडर करते ही नहीं है। लेकिन कभी भी इस तरह का डिजाइन बना हुआ हो, जैसा कि वायर पी में जिगजैग बना हुआ है, तो समझ जाइए इट इज नॉट अ कनेक्टिंग वायर, बल्कि ये कोई प्रॉपर वायर है जिसके अंदर कोई सर्टेन रेजिस्टेंस होगी। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली शुरू करते हैं। पहला तो क्वेश्चन का पार्ट बिल्कुल ही बचकाना से जो मैं नहीं करा रहा कि कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस हो रही हैं इस पूरे सर्किट में। तो भाई सर्किट शुरू होता है सेल से। सर सेल में होती है केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट को गर्म कर देती है, वो कन्वर्ट हो जाती है थर्मल में। तो मैं पूरी इंग्लिश नहीं लिख रहा, सिर्फ ये लिखना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सॉरी इलेक्ट्रिकल से क्यों शुरू कर रहा हूँ, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी सेल की, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी सेल की पहले कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बिजली में, और इलेक्ट्रिकल से सर्किट गर्म होगा तो फाइनली कन्वर्ट इनटू थर्मल। अच्छा, जो असल क्वेश्चन है बेटा वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से जरा अलर्ट हो जाए। क्वेश्चन बेटा क्या है, क्वेश्चन जरा सुनिए। कहते हैं वोल्ट मीटर पर, ठीक है जनाब, रीडिंग आ रही है 2.4 वोल्ट। अगर बेटा वोल्ट मीटर पे 240 वोल्ट रीडिंग होगी ना, तो वोल्ट मीटर के पैरेलल ये रेजिस्टर है 120 ओम का, तो इसका भी वोल्टेज जो होगा वो 2.4 वोल्ट होगा। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं जनाब वोल्ट मीटर की रीडिंग 2.4 वोल्ट है, तो 120 ओम की वोल्टेज भी 2.4 वोल्ट है। टोटल वोल्टेज 9 है। 9 में से 2.4 इधर चला गया तो बाकी वोल्टेज इधर आ जाएगा। तो बेटा अगर मैं माइनस कर दूं 9 में से 2.4 को, तो 2.4 बेटा जब मैं माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा 6.6 वोल्ट। ठीक है जनाब, ये हमने पहले से थोड़ी सी प्लानिंग कर ली है, अभी सवाल पढ़ा नहीं है, इट इज जस्ट प्लानिंग। अब क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन है कि बताइए 120 ओम रेजिस्टर का करंट बताएं। तो करंट निकालना है, इसका निकाल लेते हैं करंट। बेटा कोई बच्चा कैलकुलेटर, बल्कि फाइव का अगर आप कैलकुलेटर में हमारी हेल्प कर दें। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वोल्टेज है 2.4 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है, आर की वैल्यू बेटा 120 है, डिवाइड करके आप हमें बता सकते हैं बेटा कितना करंट आएगा मोहम्मद फाइक। 0.02। ठीक है ना, अब ये करंट आएगा, ये करंट होगा 120 ओम रेजिस्टर का। और याद रखिएगा 120 ओम रेजिस्टर के साथ जो भी सीरीज में लगा होगा उसका करंट भी यही होगा। यानी अगर इसका करंट 0.02 है तो इसका करंट भी 0.02 एम्पेयर ही होगा, क्योंकि सीरीज में सबका करंट सेम होता है। अब सवाल है कि बताइए कितना पीडी होगा पी का। तो पी का पीडी तो अभी हम लोगों ने पहले से माइनस करके निकाल लिया था। इट इज 6.6, इट इज 6.6 पीडी होगा जनाबे अली इस वायर पी का। अब कह रहे हैं रेजिस्टेंस निकाले वायर पी की। तो अब आप बताइए बेटा, वायर पी का करंट भी नजर आ रहा है, वायर पी का वोल्टेज भी नजर आ रहा है, तो V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। 6.6 ऐसे ही 0.02 बेटा मल्टीप्लाई 0.02 वाला के डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करके बेटा जब निकालोगे आर, तो बेटा मुझे बताओ क्या आएगा आर। बेटा डिवाइड करके बताओ क्या आएगा आर। 330 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया जनाब 330। ठीक है ना, तो आई थिंक सारे बच्चों के पास बुक है और सारे स्टूडेंट बुक के अंदर इसको फिलिंग करते जा रहे हैं ताकि उनको बात समझ में आती रहे। तो जैनब बेटा आपका तो माइक्रोफोन चलता नहीं है, इसलिए हम आपसे बात कर नहीं सकते। अगर आपका माइक्रोफोन बेटा किसी दिन चल जाए तो हमारे साथ बेटा सलाम दुआ कीजिएगा ताकि हम आपके साथ क्वेश्चन करते वक्त बात कर सकें।
बेटा जैनब, जब कभी आपका माइक्रोफोन बेहतर हो जाए। अच्छा बेटा, अब हम कर रहे हैं पार्ट सी। क्वेश्चन का बेटा पार्ट सी ये है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। कह रहे हैं जो वायर पी है ना, इसकी अभी अभी आपने रेजिस्टेंस निकाल ली है 330। अभी अभी निकाली है वायर पी की रेजिस्टेंस 330। ठीक है ना। कह रहे हैं इस वायर की लेंथ एल है और इसका डायामीटर डी है। लेंथ एल है और डायामीटर डी है। तो याद रखिएगा, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली होती है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और कभी कभी डायमीटर दिया हुआ हो तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। पर आपके इतनी मुश्किल बातें मैं कर नहीं सकता, तो मैं सिर्फ ये लिखूंगा कि वायर की रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली है और डायमीटर स्क्वायर के साथ इनवर्सली है। तो बेटा वायर पी की रेजिस्टेंस है इस वक्त 330 ओम। बेटा इसको कॉपी कीजिए, और जो मैंने मुश्किल बातें की मैं खुद एरेज कर रहा हूँ, इसको मैं एरेज कर रहा हूँ, इसके चक्कर में ना पड़े। आप ये बात नोट कर लें कि वायर की रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायमीटर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये 330 इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पी। 330 इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पी। अब कह रहे हैं आपसे कि मेरे पास एक दूसरा वायर है क्यू, उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। उस वायर क्यू के बारे में कोई बात हमें बताएं। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको बता रहे हैं, वायर क्यू के बारे में बता रहे हैं कि वायर क्यू की लेंथ 5L है। तो लेंथ के पीछे लिख दीजिएगा 5। वायर क्यू की लेंथ 5L है। तो बेटा मैंने वायर क्यू की जगह, वायर क्यू की लेंथ की जगह लिख दिया 5L। और वायर क्यू का डायामीटर 0.5 है। वायर क्यू का डायामीटर 0.5 है। तो देखिए बेटा, मैंने लेंथ के पीछे 5 मल्टीपल फॉर्म में लिख दिया, डायामीटर को 0.5 मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया। अब आपसे अगर मैं कहूँ तो ये 5 ऐसे ही रहने दें, नीचे 0.5 का स्क्वायर लिखें और इस वाले L अपॉन डी स्क्वायर को साइड में कर लें। वजह कि सर L अपॉन डी स्क्वायर की जगह 330 लिखा जा सकता है। तो L अपॉन डी स्क्वायर की जगह L स्क्वायर, देखिए ये 4 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए सारा काम करके दिखाना होगा। L अपॉन डी स्क्वायर की जगह ये वाला 5 ऐसे ही है, 0.5 स्क्वायर ऐसे ही है। L अपॉन डी स्क्वायर की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ 330। और जब मैं इसकी जगह 330 लिखूंगा तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। और इसका बेटा आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर के लिए ये मैंने कैलकुलेटर खोल लिया है और रिकॉर्डिंग का बटन साइड में कर दो वरना ख़राब हो जाता है। अरे जनाब, 5 इंटू 330 डिवाइडेड बाय 0.5 स्क्वायर, तो रिजल्ट आ गया जनाब 6600। 6600 इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्यू। अच्छा बेटा, जैसे सवाल पेपर में बार बार आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इसकी और प्रैक्टिस कराना चाहूँगा। सवाल ये इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं आप स्टूडेंट्स को एक सवाल देकर चेक करना चाहूँगा कि इस तरह का सवाल आप लोग कर सकते हैं या नहीं। तो बेटा आप लोग सॉल्व करोगे, और जो अच्छा बच्चा होगा ज़रा व्हाट्सअप के ऊपर मुझे सॉल्व करके दिखा भी देगा, सर मैंने ये इसका आंसर निकाला है। तो बेटा ज़रा सारे बच्चे अलर्ट हो रहे हैं, इस सवाल जैसा एक सवाल दे रहा हूँ। क्वेश्चन ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन है कि मेरे पास कोई वायर पी है, उस वायर पी की रेजिस्टेंस 10 ओम है। इस वायर पी की लेंथ एल है और डायमीटर डी है। एक दूसरा वायर है जिसका नाम क्यू है, उसकी रेजिस्टेंस बताइए। उसकी लेंथ है 3L और उसका डायमीटर है 0.2D। तो सर हम देखते हैं कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। बेटा सॉल्व करके आप लोग मुझे बताइए। ऊपर बिल्कुल उसी तरह का ऑलरेडी एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, हम आपको देखते हैं कि आप इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर P is 10 ohm, its length is L, diameter is D. If the length is increased to 3 times and diameter is increased to 0.2 times, then what is the resistance of wire Q? वायर Q की रेजिस्टेंस आपने मुझे बताना है। आई एम वेटिंग।
हाँ बेटा, कोई बच्चा सक्सेसफुल हो गया हो तो आंसर बताएं। सबसे पहले मैं मोहम्मद फाइक से पूछना चाहूंगा। मोहम्मद फाइक, क्या आप हमें इसका आंसर बता सकते हैं? 151 हमें बता रहे हैं फाइक। फातिमा बेटा, आप हमें आंसर बता। 100, 15, 150। हाँ बेटा फातिमा, आप हमें बता सकती हैं? फातिमा आंसर बता सकती हैं? चलें, जबरदस्त। अगर दो आंसर सही आ गया तो ऐसे ही होना चाहिए। आकिबा बेटा, आप हमें बताइए। आकिबा बेटा, आंसर बताइए। 15, जबरदस्त हो गया भाई। अच्छा, सुहेब आपके क्लास में है तो हमें बताइए। जबरदस्त। या तो सबका जब आंसर यही है तो फिर मुझे चेक करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चेक कर रहा हूँ। अरे जनाब, रेजिस्टेंस मैंने दी है 10, 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 0.2 स्क्वायर, द आंसर इज 750। सबके आंसर गलत हो गए। सबके गलत आंसर है भाई। तो या तो तुम लोगों ने, बाकी ने करा नहीं, फाइक ने जो आंसर दिया वही तुम सब लोग हाँ में हाँ मिलाने बैठ गए। अब जरा चेक करो बेटा, जरा सुनो हुआ क्या है। हुआ ये है कि ये जो आरपी है, आरपी 10 है। आर क्यू निकालना है। आर क्यू के लिए लेंथ और डायमीटर स्क्वायर। लेंथ है 3, डायमीटर है 0.2। तो ये बन गया बेटा 3/0.2 स्क्वायर। बाकी बचा है L/d²। दिस L/d² इक्वल टू 10, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। अब आप साइड में कैलकुलेटर में देखें, 10 मल्टीप्लाई 3/0.2 स्क्वायर, देन द आंसर इज 750। सब बच्चे फेल हो गए। सब बच्चे फेल हो गए। जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर एक और नया सवाल दे रहा हूँ। सब ने एक जैसी गलती करी, मुझे ये बात समझ में नहीं है। एक तो होता है ना गलत होता है, अलग अलग गलतियां करते हैं। सब एक जैसी गलती क्यों कर रहे हैं, ये मुझे अकल में नहीं आ रही बात। सुनो बेटा, एक और। अच्छा, आप में से किसी ने भी स्क्वायर नहीं किया? अरे चलें फिर, जो मैं सवाल दे रहा हूँ जरा जल्दी से इसको कर दें ताकि हम जल्दी से आगे बढ़ें। वायर पी की रेजिस्टेंस मैंने कर दी है 5 ओम, और लेंथ को मैं क्यू के लिए, लेंथ को मैंने कर दिया है 5, नहीं 5 तो इस क्वेश्चन में गिवन था। मैंने इसको कर दिया है जनाब 6L, और डायमीटर को मैंने कर दिया है 0.9D। चलिए जनाब, करके बताइए। वायर पी, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पी इज 5 ओम। Calculate the resistance of wire Q whose length is 6L and diameter is changed to 0.9D. Let's see. What do you do? 6L upon 0.9D square, then 6 upon 0.9 square, and this L upon D square is replaced by 5. Then it should be 6 into 5 divided by 0.9 square. Then the answer should be 37. आप लोग बताइए क्या 37 आंसर आ रहा है मोहम्मद फाइक? ठीक है जी। फातिमा, क्या आपका भी बेटा 37 आ रहा है? तो इसका मतलब है आप बच्चों ने, किसी ने भी डी पे स्क्वायर नहीं मारा, इसलिए गड़बड़ हो गई। चले ठीक है, अब आइंदा के लिए बेटा गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ही बचकाना है कि पावर दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट पूछ रहे हैं। तो P इक्वल टू वी आई करोगे तो करंट आ जाएगा। मैं करंट निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंटरेस्टेड किस बात पर हूँ तो जरा गौर से सुनिएगा। सुहेब, आपसे हमारा सवाल है। सुहेब, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ दो फार्मूले होते हैं, एक होता है पावर इनटू टाइम, एक और होता है जो मैं नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन दिस क्वेश्चन यू आर नॉट गिवन टाइम। कोई टाइम नहीं दिया हुआ, डाटा पूरा आपके सामने। इस दफा बताइए सुहेब, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सुहेब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दो फार्मूले। सुहेब, फातिमा, फातिमा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दो फार्मूले हैं, सेकंड फार्मूला दिमाग में लाइए। फातिमा को भी नहीं आ रहा।
आके बाद बेटा आप हमें बताइए एनर्जी का कोई फार्मूला जिसमें टाइम ना आता हो। एम सी थीटा को हम तो लोग थर्मल फिजिक्स कर रहे हैं बेटा, क्या नहीं ना? वी आर नॉट इन थर्मल फिजिक्स चैप्टर ना बेटा, एम सी थीटा तो नहीं होता कोई। अच्छा जी, चले आपने ट्राई तो की, आपने ट्राई तो की। इस करंट इनटू वोल्टेज, करंट इनटू वोल्टेज कोई एनर्जी का फार्मूला नहीं है। एनर्जी का कोई फार्मूला नहीं है, अलबत्ता मैं आपको इस वाले सवाल में इतना जरूर आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि सर अगर हम यूं कर लें, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जहाँ लिखी हुई है पावर, पावर की जगह लिख दें करंट इंटू वोल्टेज इंटू टाइम, लेकिन फिर फंस गया, टाइम तो पता ही नहीं है। बगैर टाइम का फार्मूला बताए ना जनाब। आके को भी नहीं आ रहा भैया, सुहेब वैसे ही ड्रॉप हुए में, मुझे नहीं पता इनको आता है नहीं आता है। चलिए जनाब, आप सारे बच्चे हो गए फेल। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एनर्जी का एक ऐसा फार्मूला है जिसमें टाइम नहीं होता। बताओ बेटा, वोल्टेज की बेसिक डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज डिवाइड हो रहा है तो वोल्टेज मल्टीप्लाई चार्ज, ये एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला है। अगर आपको वोल्टेज पता हो और चार्ज पता हो तो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज। चार्ज इज 270 किलो कूलम, वोल्टेज इज 12, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। और इस आंसर की मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए फाइव हमें आप आंसर बता दें तो अच्छा होगा। एक्सपेरेंट में बोलते हैं, एक्सपेरेंट एक्सपेरेंट में बोलते हैं 3.24। ठीक है जनाब, इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी इतने चार्ज से हमें मिल रही है। ठीक है जनाब, तो बेटा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और आई होप कि आइंदा के लिए आप लोग इस फार्मूले को भी जहन में रखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। अच्छा जी, उसके बाद अगले पार्ट में है, जो नेक्स्ट पार्ट है, ये फिजिक्स नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स क्या है तो जरा सुनिए। कह रहे हैं अगर आपके पास पेट्रोल हो तो पेट्रोल के इतने वॉल्यूम से, ये वॉल्यूम की यूनिट है 1 cm3, पेट्रोल के इतने वॉल्यूम से इतनी एनर्जी पैदा हो जाती है, यू आर गिवन। ठीक है ना, अब ये आपको उन्होंने कंडीशन दे दी कि इतना पेट्रोल हो तो इतने पेट्रोल से इतनी एनर्जी जनरेट हो जाती है। कहने कैलकुलेट वॉल्यूम, वॉल्यूम बताइए, एक्स वॉल्यूम बताइए, टू प्रोवाइड एनर्जी कैलकुलेटेड इन बी, इतनी एनर्जी मुझे प्रोड्यूस करनी है, बताइए कितना फ्यूल चाहिए होगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ फ्यूल, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ फ्यूल टू प्रोड्यूस 3.24 एक्सपोनेंट 6 जूल एनर्जी। तो बेटा एनर्जी वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा पेट्रोल का आपके पास, उतनी ज़्यादा उससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एनर्जी और वॉल्यूम पे क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे और इसका आंसर आ जाएगा। मोहम्मद फाइक, अगर हमें आप आंसर बताते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं यार, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, 3.24, 1000 आ रहा है, 9000 आ रहा है। वैसे मेरे ख्याल में 90 आता है यार, कोई और बच्चा भी जरा चेक करके बताए इस चीज को। बेटा बच्चा कोई चेक कर ले। 3.24 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 3.4 एक्सपोनेंट 4, डिवाइड करते हैं तो हम मान लें इनकी बात सही है, जाने दें। चलें जनाब आगे चलते हैं, हमने मोहम्मद फाइक की बात को मान लिया है क्योंकि कोई बच्चा अपोज नहीं कर रहा। अब आ जाइए जनाब नए सवाल पे। दिस इज, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है जनाब? अरे भैया तो बहुत ही दूर की बात हो गई, जरा सुनिए। 3.24 एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3.6 एक्सपोनेंट 4, तो आंसर आ रहा है 90।
तो हाँ जरा देख लें भाई, आपका भी आंसर गलत है भाई। फाइक बेटा, बेटा फाइक आपने मुझे लगता है या तो दोनों में एक्सपोनेंट 6 कर दिए, ये क्या चक्कर हुआ, चेक करें। ठीक है ना, कोई दोनों में कोई गड़बड़ की है। खैर अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, आई होप कि आप इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है जनाब, चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सर हो ये रहा है कि ये एक नया इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अब हमें सर्किट में नजर आ रहा है, एंड दिस सर्किट इज, दिस इलेक्ट्रिकल सिंबल इज नोन एज हीटर। तो X is a heater, Y is a heater, Z is a heater and it is electrical symbol for heater। अच्छा, इस हीटर के बारे में कोई खास बात? जी हाँ, कह रहे हैं तमाम हीटर इस डायग्राम में, तमाम हीटर 1000 वॉट्स के हैं। ये भी 1000 वॉट का है, ये भी 1000 वॉट का है, और ये भी 1000 वॉट का है, दिया भाई जी 1000 वॉट का है। ठीक है, उसके बाद एक और बात कह रहे हैं, वाई और जेड इक्वल रेजिस्टेंस। इन दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल है, कितनी है मुझे नहीं पता, कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों को मैंने आर कह दिया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ हीटर एक्स, एक्स की रेजिस्टेंस बताएं। सबसे पहले एक्स की रेजिस्टेंस बतानी है, कैसे निकालूं एक्स की रेजिस्टेंस, तो सोचो अगर मैं सिलेक्टर को बी पे लगा दूं, अगर मैं सिलेक्टर को बी पे लगा दूं, सर अब आप सिलेक्टर को बी पे लगाएंगे ना, तो सर्किट में ओनली हीटर एक्स शामिल हो जाएगा, और इस वक्त हीटर वाई और हीटर जेड आर नॉट इंक्लूडेड इन द सर्किट। ठीक है जनाब, ओनली हीटर एक्स इन द सर्किट, इसलिए पूरा का पूरा 240 वोल्टेज इसको मिलेगा। ठीक है जनाब, तो वोल्टेज पूरा मिल रहा है, पावर पता है, आर कैलकुलेट करना है। जल्दी से सुहेब कोई ऐसा फार्मूला बताइए जिसमें पावर आती हो, वोल्टेज आता हो और रेजिस्टेंस आती हो, क्योंकि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सुहेब फार्मूला बताइए पावर वोल्टेज रेजिस्टेंस वाला, जल्दी बताइए बेटा सुहेब, पावर वोल्टेज रेजिस्टेंस वाला फार्मूला सुहेब। नहीं बता रहे, आके बेटा आप हमें बताते हैं पावर वोल्टेज रेजिस्टेंस का फार्मूला, आके आकिबा को भी नहीं आता। फातिमा, फातिमा, फातिमा को भी नहीं आता। फाइक, हाँ हाँ, सही, बिल्कुल सही। बेटा इतनी देर से अगर आप रिप्लाई करोगे बेटा, कोई और बच्चा कर रहा था तो बुरी बात हो जाएगी ना बेटा, फौरन हाथ के हाथ करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और अगर बेटा आप लोगों से मैं फार्मूले नहीं सुनूं और मैं अकेले अकेले खुद खुद करता रहूं, तो आप लोग एक्टिवली क्लास भी नहीं करोगे और दिमाग में कुछ रुकेगा नहीं। तो आप सबको बेटा अलर्ट रहना चाहिए, जब मैं सवाल पूछूं आपको मुझे रिप्लाई करना चाहिए। इस तरह आपको भी फार्मूले याद भी रहेंगे और आपको क्विज देने में आसानी लगेगी, पता चलेगा कि सवाल किस तरह अटेम्प्ट करते हैं। चलिए जनाब स्टार्ट कर रहे हैं हम और आगे। और जब हम और आगे चल रहे हैं तो जरा देखिए, हमने फार्मूला लिखा है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आर को बेटा मैंने सब्जेक्ट बनाया, तो सब्जेक्ट बनाने पे ये बन गया वी स्क्वायर अपॉन पी। अच्छा बेटा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वोल्टेज है 240 स्क्वायर, पावर है 1000 वॉट्स, और हमें मोहम्मद फाइक आंसर बताएंगे कि एक्स की रेजिस्टेंस कितनी होगी। बट हसन क्लास अभी भी हमने जो सवाल शुरू किया वो आपको बता सकते हैं। क्वेश्चन ये है, एक बैटरी है 240 वोल्ट की, 240 वोल्ट की बैटरी के साथ इस वक्त रेजिस्टर एक्स सर्किट में शामिल था। तो वोल्टेज 240, पावर 1000, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद फाइक हमें आंसर करेंगे, बताइए बेटा मोहम्मद फाइक व्हाट इज द रेजिस्टेंस। 57.6, 57.6 को बेटा मैंने 58 राउंड ऑफ मार दिया। तो ये जनाब एक्स की रेजिस्टेंस आ गई है। ठीक है जनाब, ये एक्स की रेजिस्टेंस आ गई है। अच्छा जी, अब मैं अपने सिलेक्टर को बी से हटा के सी पे लेके जा रहा हूँ। सुनो बेटा, सिलेक्टर को बेटा मैंने बी से हटा दिया और सिलेक्टर आ चुका है सी पर। बताइए जब सिलेक्टर सी पर आ गया तो नाउ टू रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, Y and Z heater are in series। फातिमा बेटा बताइए, if resistors are in series, सीरीज के अंदर क्या खास बात होगी? वोल्टेज 240 है, क्या दोनों पे वोल्टेज 240 आ जाएगा? फातिमा, क्या 240 वोल्टेज दोनों पर आ जाएगा?
Y और Z heater are connected in series, will there be same voltage 240 volt? फातिमा? यस सर, बिल्कुल गलत आंसर। जनाब, सीरीज के अंदर वोल्टेज सेम नहीं होता सर, वोल्टेज नहीं सेम होता, करंट सेम होता है। तो वोल्टेज 240 दोनों पे नहीं आएगा सर। ये सीरीज है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, और अगर दोनों की रेजिस्टेंस बराबर है तो आधा वोल्टेज इस पर आएगा, आधा वोल्टेज इस पर आएगा। फातिमा का आंसर गलत हो गया। तो फातिमा बेटा, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, दैट इज वाई द सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज सर्किट सेकंड नेम इज वोल्टेज डिवाइडर, क्योंकि वोल्टेज को डिवाइड कर देता है। तो टोटल वोल्टेज इज 240, दिस 240 वोल्टेज इज डिवाइडेड बिटवीन देम, ईच हीटर विल हैव 120 वोल्ट। अरे जना, वोल्टेज आ गया 120, अब वोल्टेज पता है, पावर पता है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला अब यही लगेगा जो अभी अभी हम लोग करके आए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। बेटा आर कैलकुलेट करना है, आर विल बी वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर की जगह बेटा वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, काम की बात, 120 स्क्वायर अपॉन 1000। जब हीटर सीरीज में होंगे तो पावर दोनों में आधी आधी डिवाइड हो, सॉरी, वोल्टेज आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। वोल्टेज 120, जल्दी से बेटा हमें आंसर कीजिए। 5 120 स्क्वायर अपॉन 1000, व्हाट इज द आंसर? 14.4। ये जना y की वैल्यू आ गई। जल्दी से बेटा कॉपी कीजिए, और ये y की भी है और ये z की भी है, क्योंकि बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल रेजिस्टर। तो दोनों की रेजिस्टेंस है जनाब 14.4 ओम, 14.4 ओम। तो क्वेश्चन में हमने दो पार्ट कर लिए, x की रेजिस्टेंस निकाल ली, y की रेजिस्टेंस निकाल ली। अब कह रहे हैं हीटर z का करंट बताएं, हीटर Z का करंट बताएं। तो अब आप बताइए, तो हीटर Z है, इस हीटर Z के बारे में हमें सब कुछ तो पता है। हीटर Z की पावर पता है, वोल्टेज पता है, करंट निकालना है। तो वोल्टेज की जगह लिखिए 1000, सॉरी, पावर की जगह 1000, पावर की जगह 1000, वोल्टेज की जगह 120, करंट कैलकुलेट करना है। 1000 अपॉन 120 आपको करंट दे देगा। 5 हमें बताइए, व्हाट विल बी करंट? 8.333 एम्पियर विल बी द करंट। कॉपी कर लीजिए बेटा इस बात को। अरे जनाब, आपने करंट कैलकुलेट कर लिया, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब मेरे ख्याल में हसन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? अपना माइक्रोफोन टेस्ट कराइए हसन। हसन बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हसन का हमें लगता है माइक्रोफोन नहीं चल रहा। जरा सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। वोल्टेज है जी 230 वोल्ट, पैरेलल में लगे हुए हैं दो रेजिस्टर। कह रहे हैं जनाब, करंट एक्स का 3.5 एम्पियर गिवन है जी, करंट है 3.5 एम्पियर। अगर स्विच क्लोज करोगे तो करंट 3.5 एम्पियर। वोल्टेज सर, वोल्टेज तो 230 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है। दोनों का वोल्टेज 230 होगा, एक्स का भी वाई का भी। सवाल है पावर बताएं सर। पावर होती है करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट। वोल्टेज 230, करंट 3.5 एम्पियर, मल्टीप्लाई करोगे तो पावर आ जाएगी। तो कॉपी कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो पावर आ जाएगी। करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड पावर। वोल्टेज 230, करंट 3.5, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना? आंसर के लिए मोहम्मद फाइज हमें जल्दी रिप्लाई करते हैं। 805। मेरे ख्याल में तो 805 को 800 पर राउंड ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन जो आंसर आ रहा है लिख दीजिए, 805 आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि एक्स की रेजिस्टेंस डबल है वाई की रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है, हमें क्या पता कौन डबल होगा कौन कम होगा। तो पहले एक्स की रेजिस्टेंस निकालो। एक्स की रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखिए, करंट भी पता है, वोल्टेज भी पता है। तो मैं एक्स की पहले रेजिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ। वोल्टेज 230, करंट 3.5 एम्पियर, एक्स की रेजिस्टेंस निकालना है। 230 अपॉन 3.5, तो इट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। बताइए बेटा, एक्स की रेजिस्टेंस कितनी होगी?
बताइए बेटा एक्स की 55.71, तो 65, तो 65.71 को मैंने 66 राउंड ऑफ कर लिया बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने एक्स की रेजिस्टेंस तो पूछी भी नहीं है, हमने निकाल ली है। और जनाब एक्स की रेजिस्टेंस 66 आ गई है, तो हम वाई की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो वाई की रेजिस्टेंस 33 आ गई। क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं एक्स और वाई को पैरेलल लगा दिया है। तो फातिमा आप हमें सिर्फ फॉर्मूला बताएं, हम आपसे सॉल्व भी नहीं करवा रहे। पैरेलल लगाया हुआ है, क्या आर एक्स और आर वाई को सिंपली ऐड कर लेंगे या डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे कि इनकी टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाए। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फातिमा ऐड कर दें, ऐड कर देंगे। फातिमा ऐसा बिल्कुल सही रनिंग में नहीं है, वरना ये हमेशा अच्छे जवाब देती हैं, आज बिल्कुल उल्टे सीधे जवाब दे रही हैं। पैरेलल में R1 मल्टीप्लाई R2 होता है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होता है। फातिमा क्या हो गया बेटा आज, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का सम, ये पैरेलल का फार्मूला होता है ना बेटा। सीरीज में सिंपल एडिशन होता है, पैरेलल में ये वाला होता है। और फातिमा को चाहिए, मैं क्लास के बाद आपको एक अपनी फार्मूला शीट की वीडियो दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप थर्मल में बहुत ज़्यादा खो गई हैं, और मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में वापस लाया हूँ, तो आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा। ठीक है जनाब, कुछ भी याद नहीं आ रहा फातिमा बेटा आपको, आप इतने बिल्कुल बेसिक सवाल के आंसर गलत गलत दे रही है मुसलसल। तो बेटा आप ना वीडियो देखें मेरी फार्मूला शीट वाली, भी मैं आपको क्लास के बाद इंशाल्लाह इस ग्रुप में शेयर करूंगा। और आप सारे बच्चों से बेटा बोलूंगा, क्योंकि आपका मुझे अंदाजा है आप सारे के सारे स्टूडेंट स्कूल में पढ़कर आए हो थर्मल, स्कूल में पेपर देकर आए हो थर्मल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे जो है टेस्ट देके जब आए, एग्जाम देकर आए, तो उनको थर्मल के फार्मूले आ रहे हैं। अभी आप देखिए आकेबा से भी मैंने फार्मूला पूछा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, आकेबा मुझे बता रही है CM थीटा, थर्मल एनर्जी दिमाग में आ रहा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरी फार्मूला शीट वाली वीडियो कल क्लास में, जब मैं कल क्लास पढ़ाऊँ तो बेटा उससे पहले 5 मिनट की वीडियो होगी, देख लेना। और कल मैं खुद भी याद रखूंगा, क्लास से पहले याद दिलाऊंगा भाई वीडियो देख लो, ताकि जब हम क्लास करें तो हमें प्रॉब्लम ऐसी वाली ना हो जैसे कि आज हो रही है। तो आई होप कि आप मेरी बात को गलत मतलब में नहीं लेंगे कि मैं आपको खुदा ना गंदा कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप लोग थर्मल पढ़ के आए हो, तो अभी आपको किसी को भी याद नहीं आ रहा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या था। हाँ मोहम्मद फाइक, क्या इसका आंसर आप कर सकते हो ताकि हम इस सवाल को आगे बढ़ाएं। 22। चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है जनाब कि सोलर पैनल है, सोलर पैनल से हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोलर पैनल की डायमेंशन बता दी है कि ईच सोलर पैनल इतनी लेंथ और इतनी ब्रेथ का है। सोलर पैनल के ऊपर थर्मल एनर्जी पड़ती है। और अगर किसी बच्चे के पास बुक हो तो मुझे देख के बताइएगा ये नंबर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, और मुझे याद है मैंने लास्ट क्लास में ये नंबर गलत ले लिया और फिर मेरे आंसर उल्टे सीधे आ रहे थे। अच्छा जनाब, ऑफ अ फ्लैट ग्राउंड इन द पार्ट ऑफ द वर्ड इज 260 वॉट्स। ठीक है, ये वाला नंबर बेटा किसी बच्चे के पास बुक हो तो मुझे चेक करके बताएगा। 1.0 है, और मैंने ना अगली क्लास में इसको 10 ले लिया था, क्योंकि मुझे पॉइंट नजर ही नहीं आ रहा, तो मेरे सारे आंसर उल्टे सीधे आ रहे थे। खैर क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल सोलर पावर इंसिडेंट ऑन द टू पैनल्स ऑफ चार्जर। कितनी सोलर पावर आपको मिल सकेगी इस सोलर पैनल से। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व। इस क्वेश्चन में बता के आ रहे हैं, तो जरा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि अगर सोलर पैनल का एरिया कम होता है तो इससे कम पावर पैदा होती है, ज़्यादा एरिया हो तो ज़्यादा पावर पैदा होती है। तो हम कह सकते हैं कि पावर प्रोड्यूस बाय सोलर पैनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एरिया। जितनी ज़्यादा प्लेटें होंगी सोलर पैनल में, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करेगा। फिर क्वेश्चन में बता रहे हैं अगर एरिया हुआ 1.0 तो पावर पैदा करेगा 260 वॉट्स। ये हमें गिवन है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं जो हमारे पास सोलर पैनल है उसका साइज 1 मीटर स्क्वायर नहीं है, उसका साइज है 0.25 इंटू 0.2। क्वेश्चन है बताइए इससे कितनी पावर पैदा होगी। तो ऑब्वियसली आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो बेटा पहले इस वाली बात को आप कॉपी करें, मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सर सोलर पैनल का
छोटा साइज होता है, कम एरिया, कम पावर जनरेट करता है। सोलर पैनल का बड़ा एरिया होता है, ज्यादा पावर जनरेट करता है। तो पावर जनरेटेड बाय सोलर पैनल डिपेंड्स अपॉन इट्स सरफेस एरिया। कम सरफेस एरिया से कम पावर, ज्यादा सरफेस एरिया से ज्यादा पावर। क्वेश्चन में गिवन है कि अगर आपके पास एरिया हुआ 1 मीटर स्क्वायर तो पावर पैदा करेगा 260। अगर एरिया हुआ इतना तो एक्स कैलकुलेट करना है। क्या मोहम्मद फाइक हमें आप इसका आंसर कर सकते हैं? क्या आंसर आएगा बेटा? 260। हाँ बेटा, बोले बोले। 13 वॉट्स। ठीक है जनाब। अच्छा, 13 वॉट्स आंसर आ गया है। और मैंने जानबूझ के एक छोटी सी गलती की हुई है, बहुत छोटी सी गलती की हुई है। सारे बच्चों को इनवाइट कर रहा हूँ, सवाल को गौर से पढ़ें और मेरी गलती बताएं। इतनी छोटी सी गलती है कि अरे, लेकिन आंसर गलत है, गलती पकड़ना पड़ेगी आपको। जो बच्चा गलती पकड़ ले मुझे बताए सर आपकी गलती है। बिल्कुल सही आपने बात पकड़ ली है। ठीक है भाई, और किसी बच्चे ने ये वाली बात नोट की कि इस क्वेश्चन में हमें जो सोलर पैनल का साइज बताया गया है वो ईच प्लेट का है, और जो हमने पावर कैलकुलेट करनी है वो 2 प्लेटों की है। तो 2 प्लेटों की वजह से मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। 2 प्लेटों की वजह से मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, तो 13 × 2 इट इज इक्वल टू 26 वॉट्स। मोहम्मद फाइक माशाल्लाह बात को पकड़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। कॉपी कीजिए। हमने जो कैलकुलेशन की है, दिस कैलकुलेशन इज फॉर अ सिंगल प्लेट, बट इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग फॉर 2 प्लेट्स। तो 2 प्लेट्स की वजह से पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आई थिंक सारे बच्चों ने इस बात को करेक्ट कर लिया होगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन बेटा ये है कि हमारे पास एक चार्जर है, उस चार्जर का आउटपुट इतना है। ठीक है ना, अब ये आउटपुट है। कह रहे हैं एफिशिएंसी बताएं। तो सर एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर कितनी है? सर आउटपुट पावर है करंट इनटू वोल्टेज। आपको पता है करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड पावर। तो आउटपुट पावर खुद बता रहे हैं 0.95 करंट इंटू वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो बताइए चार्जर का इनपुट कौन है? सर चार्जर का इनपुट है सोलर पैनल। चार्जर का इनपुट है सोलर पैनल, चार्जर का आउटपुट है आपका मोबाइल सेट जिसके ऊपर आप इसको कनेक्ट कर रहे हो। तो इनपुट आ रही है आपके पास सोलर पैनल से। तो सोलर पैनल की पावर है 26 वॉट्स। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो रिजल्ट परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं तो डेसिमल में आएगा। हमें बताएंगे मोहम्मद फाइक कि हाउ मच एफिशिएंसी ऑफ दिस चार्जर बाय यूजिंग दिस सोलर पैनल। 73%। ठीक है जनाब, तो ये सवाल इतना सीधा साधा नहीं है, अच्छा खासा घुमा फिरा हुआ सवाल है। कि इस क्वेश्चन में पहले उन्होंने बताया कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 260 वॉट पावर जनरेट होती है। कितनी पावर होगी इतने एरिया से? आंसर तो आ गया, लेकिन घुमाया कहाँ उसने। हमें सर डायमेंशन दी थी 1 प्लेट की, सवाल पूछ रहा था 2 प्लेटों का, तो ये गड़बड़ थी। बाकी एफिशिएंसी तो आसान सवाल। चले जनाब, सी पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं, ए बी और सी। तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना है। और ऐसा कनेक्ट करना कि डिवाइस ए पर 14 वोल्ट है, डिवाइस बी पर 14 वोल्ट है। तो बताओ जब दो चीजों पे 14 वोल्ट आ रहा है तो एक बात तो पक्की है कि दोनों किस तरह कनेक्ट किए होंगे कि दोनों का वोल्टेज सेम आ रहा है।
मैं आंसर नहीं देना चाह रहा, ठीक है ना। डिवाइस ए और डिवाइस बी दोनों का वोल्टेज सेम रखा हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि सीरीज में ऐसा होता है या पैरेलल में ऐसा होता है। तो खैर आप सोचेंगे, मैं सवाल आपसे कराना चाहूंगा। तो ए और बी को ऐसा जोड़ो कि दोनों पे वोल्टेज 14 वोल्ट आ जाए, और सी को ऐसा कनेक्ट करो कि सी पर वोल्टेज 6 वोल्ट आ जाए। तो मैं आप दो बच्चों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, या तो आप ड्राइंग करके दिखा दें, और अगर आपका माइक्रोफोन चल रहा है तो मुझे ओरली बता दें कि सर ऐसा कर लें, इन दोनों को यूं कर लें और इसको यूं कर लें और इसको यूं कर लें। तो आई एम वेटिंग, अगर आप बता सकते हैं। और ज्यादा अच्छा होगा आप ड्राइंग बनाएं, क्योंकि नीचे क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ डिवाइसेस बी एंड सी। द क्वेश्चन इज ड्रॉ। सो आई होप कि आप मुझे ड्रॉ करके दिखाएंगे। बेटा हसन, आपका माइक्रोफोन यकीनन अब चल रहा नहीं चल रहा, मुझे आपसे बात करके अंदाजा हो गया। तो बेटा आप इसको ड्रॉ करके हमें दिखाइए कि किस तरह डिवाइस ए बी सी को कनेक्ट करें कि ए और बी का वोल्टेज 14 वोल्ट हो और सी का वोल्टेज 6 वोल्ट हो। ए और बी का वोल्टेज 14 हो, सी का 6 वोल्ट हो। हाउ डू वी कनेक्ट देम? बेटा इसको ड्रॉ करें और ड्रॉ करके हमें व्हाट्सएप करें। बेटा मैं व्हाट्सएप पे वेट कर रहा हूँ, कोई बच्चा तो बेटा मुझे पिक्चर भेजे। बेटा मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग मुझे ड्राइंग करके भेजें। मोहम्मद फाइक की डायग्राम गलत है, मोहम्मद फाइक की डायग्राम गलत है, कोई और बच्चा बना के भेजे।
आकिबा ने भेजी, मैं आकिबा की डायग्राम देख लेता हूँ बेटा। बेटा आकिबा आपकी डायग्राम भी गलत है, आपकी डायग्राम गलत है बेटा। अच्छा बेटा, मेरे ख्याल में सारे बच्चे फेल हो गए, रिप्लाई कोई भी नहीं कर रहा। मैं खुद ही बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं पूछूंगा ज़रूर। सुहेब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सुहेब, सुहेब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं रिप्लाई करेंगे। जैनब बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस या नो कर दें, राइट करके लिख दें अपने, जो जिस तरह आप लिख के बताते हैं जैनब। आवाज़ लैग कर रही है, अच्छा चलें देख लेते हैं। आकिबा बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलें ठीक है, ठीक है बेटा। अगर लैग कर रही है तो खैर क्लास तो वैसे भी हमारी एंड पर है, तो रिकॉर्डिंग बेटा मैंने पूरी की हुई है। अलबत्ता मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाना चाहूँगा जो किसी से भी नहीं हुआ। नो वन कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। द क्वेश्चन इज डिवाइस ए 14, डिवाइस बी 14। तो पक्की बात है डिवाइस ए के साथ डिवाइस बी को पैरेलल होना चाहिए। अगर ये पैरेलल होगा तभी तो वोल्टेज सेम हो सकता है। तो डिवाइस ए और डिवाइस बी मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। एक बात तो पक्की है, डिवाइस ए और डिवाइस बी पैरेलल होंगी तो दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा, ठीक है ना? पैरेलल होंगे तो सेम वोल्टेज हो जाएगा। इसके बाद सी को इन दोनों के साथ सीरीज में लगा दो। जब आप सी को सीरीज में लगाओगे तो आपको पता है सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो 20 में से 14 इधर चला गया, बाकी 6 इधर आ गया डिवाइस सी पर। डिवाइस सी पर वोल्टेज आ गया 6, लिखा हुआ है डिवाइस सी पे 6 चाहिए। तो डिवाइस सी पे 6 जब आएगा जब डिवाइस सी सीरीज में लगा होगा, ठीक है जनाब। तो आप में से बेटा कोई भी बच्चा नहीं कर पाया, काफी बुरी बात है। आगे चलते हैं बेटा, ड्रॉ कर लें बेटा इसको, कोई बहुत मुश्किल बात थी नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में फिर मैं, हाँ बोले बोले। अच्छा चलिए मैं आप, हाँ लेकिन पीछे लगाने का मतलब ये होगा ना कि ये सी है और उसके बाद ये दो पैरेलल लगे, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो आपकी बात सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो चीज आपने बनाई थी वो तो बहुत दूर थी ना बेटा, ठीक है ना? लेकिन आपने हमें तो नहीं दिखाई ना, कि हमें दिखाते फिर हम आपकी बात को हाँ कह रहे थे, अभी हम आपको नहीं मानेंगे, ठीक है? तो ये दोनों बेटा 14 वोल्ट पर, ये 6 वोल्ट पे, टोटल 20, एक ही बात है। अच्छा जनाब, उसके बाद हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि यार 7 बजे ना फ़ौरन मेरी अगली क्लास है, फिर ईशा मगरिब की नमाज भी मेरी मिस हो जाएगी। कल मैं इसी जगह से बेटा क्लास दोबारा शुरू करूँगा, इसी जगह से शुरू करूँगा। और इसकी पीडीएफ भी अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और हमारी इस क्लास का नाम है ए जेड फिजिक्स। तो इंशाल्लाह बेटा इसी टाइम पे हम लोग कल इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और रिकॉर्डिंग भी मैंने की है, अगर किसी बच्चे को मेरी आवाज़ में लैगिंग लगी हो तो रिकॉर्डिंग को बेटा देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़।